वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसने वन नेशन वन इलेक्शन की उस सिफारिश को जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने दी थी, स्वीकार कर ली। अब चुनाव इस देश में कराया जाएगा, इस पर कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसी की रिपोर्ट कैबिनेट ने अपने सामने रखी और उस रिपोर्ट को उसने ओके किया। अब जो आने वाला शीतकालीन सत्र है संसद का, विंटर सेशन, उस विंटर सेशन में विधेयक को सरकार रखेगी। जो कमेटी है उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जिसकी अगुवाई रामनाथ कोविंद साहब करते हैं। कुल मिला के 8 मेंबर की वो कमेटी है और उसने सिफारिश की है कि इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों होना चाहिए। उसने कुल मिलाकर के देश के 62 जो राजनीतिक दल हैं उनकी राय ली। उनमें से 47 ने अपनी राय जाहिर की और 15 ने अपने आप को अलग रखा कि हमको इस बारे में कुछ नहीं कहना है। तो जो 47 ने राय जाहिर की, उनमें से 32 दलों ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हम हैं और 15 ने कहा कि नहीं, हम इसके साथ नहीं हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि 62 में 32 साथ में, 15 विरोध में और 15 ने कोई भी राय अपनी जाहिर नहीं की। जिन 15 ने कोई राय जाहिर नहीं की, उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार के साथ जो टीडीपी है, ये दोनों दल हैं। और जिनने साथ दिया है उसमें बीजेपी और जेडीयू का जो सहयोगी दल है वो भी है। यानी कि जेडीयू साथ में है, टीडीपी चुप है। देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जाएं, इसकी जो सिफारिश आई वो कहती है कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाने चाहिए। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, और जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव निपट जाएं तो 100 दिनों के अंतराल पर लोकल बॉडी इलेक्शंस, नगर निगम के और पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। ये जितने भी चुनाव हैं इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि अलग अलग चुनावों के समय जो अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है उससे निजात मिलेगी, पूरा झंझट खत्म। लोकसभा विधानसभा के लिए अलग और नगर निगम, नगर निकाय, पंचायतों के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट आज की तारीख में तैयार होती है। ये नहीं होगी यदि केंद्र या राज्य सरकार अपना बहुमत खो देती। जब 5 साल के लिए चुनाव हुआ, अब चुनाव में 1 साल बाद 2-3 दलों की सरकार चल रही है, तो एक दल ने अपने आप को अलग कर लिया, सरकार अल्पमत में आ गई और फिर सरकार बनने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। विधानसभा भंग कर दी जाती है, सरकार गिर जाती है, फिर क्या होगा? तो जितना समय उसका बचा हुआ है उस अवधि के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अब बात समझिए, 5 साल के लिए चुनाव हुए, 2 साल बाद सरकार गिर गई, सरकार बन नहीं रही है, तो विधानसभा भंग करेंगे। बचे कितने हैं? 3 साल। तो अब जो चुनाव होंगे वो 3 साल के लिए ही होंगे, यानी जो सरकार बनेगी वो 3 साल के लिए बनेगी। अगर 4 साल बाद चुनाव हुए तो सरकार 1 साल के लिए बनेगी, ताकि फिर सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो जैसे खत्म होता है, विधानसभाओं के भी चुनाव उसी समय कराए जाने चाहिए। इसीलिए यह व्यवस्था आ रही है। अगर किसी विधानसभा का चुनाव किसी भी वजह से एक साथ नहीं हो पाता है तो बाद की तारीख में होना चाहिए, लेकिन कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो मैं समझा रहा हूं? सबका जो कार्यकाल है वो साथ में समाप्त होगा जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, सभी विधानसभाओं का। आप 2.5 साल बाद सरकार गिर गई तो 2.5 साल के लिए चुनाव होंगे। 4 साल 1 महीने के लिए सरकार चली,
11 महीने के लिए चुनाव होंगे या राष्ट्रपति शासन के जरिए 11 महीने आप निकाल सकते हैं। जो कंसल्टेशन प्रोसेस है या जो कमिटी बनी, इसने जो पूरे देश में लोगों से संपर्क किया, उनकी राय ली, मशवरा किया, 80% लोग युवा, 80% लोगों ने, खास करके युवाओं ने इसका समर्थन किया। और अगर आप आते हैं कि इस देश की बेहतरी कहाँ है, इसकी अर्थव्यवस्था ठीक कैसे हो सकती है, बार बार चुनाव में जाने की मजबूरी और उस मजबूरी के नाम पर देश के साधन, संसाधन, पैसा, समय, सबका अपव्यय वो इस देश को खड़ा करने में लगाया जा सकता है, जो नहीं लगता है। और सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही हो कि एक ही बार में सारे चुनाव संपन्न हो जाएं, और वो इसको लागू करने की तैयारी में दिख रही है। सरकार यह भी कह रही कि प्रस्ताव को लेकर के सभी दलों के बीच एक सर्वसम्मति बनाने की वो कोशिश करेगी। जो संसद का विंटर सेशन अमूमन दिसंबर में होता है, उस समय इस बिल को रखा जाएगा। अब चूंकि ये कोई नॉर्मल बिल नहीं है, इसलिए संविधान में सामान्य बहुमत का संशोधन नहीं होगा। जो विंटर सेशन के लिए कुछ महीने का जो वक्त बचा हुआ है, इस दरमियान एग्जीक्यूशन कमेटी जो है कि कैसे इसको लागू किया जाना चाहिए, उस पर वो उपाय की खातिर देश भर में चर्चा करेगी। और जो चिंताएं निकल करके आएंगी, जो सुझाव राय सामने आएंगे, उन पर विचार करेगी, ताकि एक आम सहमति इस देश में तैयार हो। क्योंकि जब विधेयक पर मुहर लगेगी तो संसद के दोनों सदनों में विधेयक को पारित होना होगा। और चूंकि मैंने जैसा पहले कहा कि सामान्य विधेयक नहीं है, तो सामान्य बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो 2/3 बहुमत से पास कराना होगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी। अब मेरे साथ देश के जाने माने वकील अश्विनी दुबे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं। अश्विनी, चूंकि 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, इस देश में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको ये लगता है कि एक बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो गए तो लोकसभा की आड़ में विधानसभा के मुद्दे और विधानसभा के स्तर पर जो नेता होते हैं उनकी वो जगह नहीं होगी लोगों के बीच में जो अलग से विधानसभा चुनाव होते हैं तो होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अब नरेंद्र मोदी एक फैक्टर हैं, राहुल गांधी एक फैक्टर हैं। अब वो चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं, उस समय बिहार यूपी में भी चुनाव होंगे विधानसभा के, तो उसमें तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव चाहे जो कुछ भी कहें वो असर नहीं डाल पाएंगे जो उनको अलग से विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। तो उनका संतोष या ऐतराज इस बात पर है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका प्रभाव खत्म होगा, और जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कैसी होगी, इस पर भी आप जरा नजर डालिए। जी देखिए रणा साहब, क्षेत्रीय मुद्दे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है वो गौड़ होंगे, क्योंकि जब नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन होंगे तो नेशनल मैनिफेस्टो, राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्र हित के लिए गए निर्णय और क्षेत्रीय हित के लिए निर्णय, क्षेत्र के जो मांगे हैं, जैसे जो क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गई, राजद हो गई, टीडीपी हो गई, चाहे आप वहां तमिलनाडु की पार्टी देख लीजिए। तो जगह जगह जो उनके मैनिफेस्टो छोटे मुद्दे हैं वो उनका सुझाव है, उनका ऐसा कहना है कि उनके मुद्दे गौड़ होंगे। तो ये जो है ये उनके ट्रांसग्रेस करने की कोशिश है, उसका देखिए एक उपाय है। आज भी अगर कभी भी आप
आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ इलेक्शन हुए, इसके पहले तक हमेशा से लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन थे एक साथ होते थे, लेकिन फिर भी कितने सालों से वहां पर सरकार रही बीजू जनता दल की। तो ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौड़ हो गए। नंबर दो, एक कंसेंसस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां फेडरल स्ट्रक्चर हो, उस फेडरल स्ट्रक्चर में हर किसी की भूमिका होती है। और इसीलिए जो 2/3 बहुमत का आपने बड़ा अच्छा सुझाया कि 2/3 बहुमत से उसको पास होना जरूरी है, और 50% राज्यों का भी उसमें रेटिफाई करना बिल्कुल जरूरी सही है। कह रहे हैं आप। तो ये तो अगर हम देखें तो 50% राज्य इसीलिए रखे गए हैं कि मेजॉरिटी की बातें उसमें आ जाएं। अब सवाल यह है कि जो 18 संवैधानिक बदलाव हैं, उन संवैधानिक बदलावों को, क्योंकि जैसा जो अभी रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक यह है कि ज्यादातर में राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं होगी, तो फिर फेडरल स्ट्रक्चर पर एक बात आएगी। तो इसलिए जरूरी ये होगा कि उनकी कंसेंसस के साथ, और फिर जो है ये कहते हुए कि भाई दोनों आपके मुद्दे भी गौड़ नहीं होंगे, क्योंकि लोकल जब असेंबली म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं तो छोटा मुद्दा होता है, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं, और लोकसभा के इलेक्शन तो राष्ट्र स्तर के आते हैं। मुद्दे होते आपने बहुत सही जगह पर ला करके इस चर्चा को रोका है कि मुद्दों के लिहाज से जो ऐतराज है क्षेत्रीय दलों का वो क्या हो सकता है, जो नेताओं की इमेज है लोगों के बीच में साथ होने पर क्या हो सकता है, और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आंकड़े क्या कहते हैं वो क्या हो सकता है। आगे चर्चा से पहले मैं चाहता हूं कि आप सुनिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू, इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू, इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू, इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू। वन नेशन वन इलेक्शन। अब सवाल ये है कि अपोजिशन क्या कह रहा है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ उसको जब तक आप विपक्ष के नेताओं की जुबान से नहीं सुनेंगे तब तक आपको उनका एतराज़ और विरोध समझ नहीं आएगा, इसलिए विपक्ष को भी सुन लीजिए। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। ये नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर।
दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन। ऐसा नहीं है कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात है। जब हम आज़ाद हुए, जब देश में संविधान लागू हुआ और पहली बार 1952 में चुनाव हुए, तो सभी राज्यों में भी साथ ही चुनाव हुए। 57 में फिर साथ में चुनाव हुए, 62 में साथ में चुनाव हुए, 67 में साथ में चुनाव हुए, लेकिन 67-68 में कुछ राज्यों में राष्ट्रीय शासन लागू हुए। जो 72 में चुनाव आम चुनाव होने थे, इंदिरा जी ने 1 साल पहले करा लिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया। चूंकि वो अपनी पार्टी के भीतर एक नए संकट से जूझ रही थी। पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता जिनको सिंडिकेट कहा जाता था, वो इंदिरा गांधी को कांग्रेस के भीतर चबा जाना चाहते थे और वो उनसे मुक्ति चाहती थी। उन्हें चुनाव पहले कर लिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, गरीबी हटाओ का नारा दे दिया और 350 से ज़्यादा सीटें लेकर के अपने बूते आ गईं। लेकिन चुनाव 1 साल पहले हो गए, तो आम चुनाव और विधानसभा चुनाव का जो पूरा साइकिल था वो गड़बड़ हो गया। लेकिन आज़ादी से लेकर के 1950 से लेकर के 17 साल तक तो साथ साथ चुनाव चलते रहे। अब अगर आप चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो लोकसभा में जो 543 सांसद हैं, उनमें से एनडीए के पास 293 हैं, राज्यसभा में 119 मेंबर हैं। यानी कि एनडीए को सरकार में संविधान संशोधन के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लेना होगा, क्योंकि 2/3 है नहीं। और 21 राज्यों में फिलहाल एनडीए की सरकार है, तो वो जो है कि आप कम से कम आधे राज्यों से आपको रैटिफाई किया जाए, तो वो तो आप करा लेंगे, ये कोई पेंच नहीं है। लेकिन जो ऑपोजिशन में पार्टीज हैं, उनको आपको अपने साथ लेना पड़ेगा 2/3 बहुमत के लिए, और यह सबसे टेढ़ी खीर है सरकार के सामने। अश्विनी, देश का आम आदमी, ये तो आंकड़े का गणित है, ये समझना चाहेगा आसान भाषा में। दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में है, फ्रांस में है, इससे फायदा है या वाकई नुकसान है? लोकतांत्रिक अधिकार नागरिक का खत्म होता है या फिर एक मजबूत देश खड़ा होता है? दुनिया का एक बड़ा मजबूत लोकतंत्र अगर हम अमेरिका को देखें तो वो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, दुनिया में दादागिरी भी करती है और अपने को टेक्नोलॉजिकली भी, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस वाइज भी स्ट्रॉन्ग करके रखा है। आज देखते हैं तो अमेरिका का उदाहरण देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का, कांग्रेस और सीनेट का चुनाव हर 4 साल में एक निश्चित तारीख पर होता है और वह प्रक्रिया सुनिश्चित कर, मैं छोटे कंट्रीज की बात, स्वीडन की बात नहीं करूंगा, मैं एक बड़े कंट्री की बात कर रहा हूँ। देश में सर्वोच्च कार्यालयों का चुनाव एक साथ कराया जा सके, जिसे जो यूनिफाइड एकीकृत चुनावी प्रक्रिया सुविधाजनक हो सके। अब ये समझिए कि अगर हम वहां से देखते हैं तो दूसरी कंट्रीज में भी अगर हम आना चाहते हैं, अमेरिका के अलावा फ्रांस की भी बात कर लेते हैं। फ्रांस में भी हर 5 साल में राष्ट्रपति और विधायी चुनाव करवाए जाते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव बहुमत के आधार पर, हमने राफेल फ्रांस से खरीदा, टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग और एडवांस्ड है। दूसरा, स्वीडन की बात कर लेते हैं। स्वीडन जिस मामले को अपनाता है उसके तहत संसद और स्थानीय सरकार के लिए आम चुनाव हर 4 साल में एक साथ आयोजित करवाए जाते हैं। स्वीडन में चुनाव की, कनाडा की बात भी कर लेते हैं। कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए संघीय चुनाव हर 4 साल में होते हैं। तो एक देश एक चुनाव फिजिबल, अगर दुनिया की मॉडर्न कंट्रीज को भी अगर हम देखते हैं और बड़ी कंट्रीज को भी देखते हैं, फाइनेंशियली कैपेबल कंट्री को भी देखते हैं, तो ये पाते हैं कि बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। तो एक डाइवर्सिटी के नाम पर, क्योंकि अगर हम डाइवर्सिटी और फ्रीडम की बात करें तो अमेरिका में हमसे ज्यादा भी है, तो वो डाइवर्सिटी भी है और डाइवर्सिफाइड भी है, फ्रीडम भी है, लेकिन सक्सेसफुली हो रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं। अब दूसरा पहलू हर भारत का आम नागरिक जो जानना चाहता है, जो कह रहे चुनाव 12 महीने चलने चाहिए, माने आप 12 महीने नेता तैयार करेंगे, आप गुणवत्ता वाला युवा तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल का टीचर तो जाएगा इलेक्शन में काम करने राणा साहब। दूसरा, फ्रीबीज बांटेंगे, किसके पैसे से? राणा साहब, हमारे टैक्स पेयर्स कितने हैं? आप बहुत देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, एक आपकी पहचान है, एक नाम है, आपके शब्दों में ताकत है। आप बताइए कि कितने % टैक्स पेयर्स हैं? और हमने जब पड़ोसियों का हाल देखा, हमने वेनेजुएला को देखा, वेनेजुएला की स्थिति क्या हुई?
हमने श्रीलंका को भी देखा, मिस्र को देखा कि एक एक ब्रेड के लिए, एक एक सैंडविच के लिए लोग क्या क्या करने के लिए तरसते रहे। तो अब जब कंट्री में 12 महीने हम पॉलिटिकल जो क्षत्रिय पार्टियां हैं और डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन करते रहेंगे तो एक्सचेकर का भी पैसा खर्चा। अब मैं दूसरी बात, इस संवैधानिक जो संशोधन होंगे वो आप बहुत बखूबी समझते हैं। अब एक्सटर्नल एक्सीजेंसीज जिस तरीके से बढ़ रही है हमारे पड़ोसी देशों की तरफ से देखिए, और इंटरनल एक्सीजेंसीज जो भी हमने वेस्ट बंगाल में महसूस किया, हमने पीएफआई के माध्यम से महसूस किया केरल, उनको डील करने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस स्वतंत्र रहेंगी साल भर, या वो इलेक्शन मोड में रहेंगी 12 महीने, तब वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकेंगी। अब एक बात ये आती है भाई 1967 में, 1962 में, 1952 में और 1957 में, उस समय आबादी कम थी तो हमारी टेक्नोलॉजी भी तो उतनी एडवांस नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी भी इतने आगे हम चले गए हैं। तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक संशोधन के साथ, कंसेंसस के साथ चुनौतियां जो हैं उनको निपटने के लिए, क्योंकि चुनौतियों में यह बात निश्चित तौर पर आएगी राणा साहब कि कोई चुनी हुई सरकार है, वो चुनी हुई सरकार अगर 5 साल से पहले आप डिसॉल्व कर देंगे असेंबली या उसको भंग कर देंगे तो उसको लगेगा। तो उसकी एक व्यवस्था इस रिपोर्ट में यूनिटी गवर्नमेंट की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके बारे में फैसला लेने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही राज्य में अभी विधानसभा चुनाव होते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद वहाँ लोकसभा चुनाव होते हैं, ये 2 बार का खर्च है। यह पैसा जो है हमारा और आपका है, जो अश्विनी कह रहे हैं कि हमारे आपके टैक्स का पैसा है और बार बार इस्तेमाल करते हैं। देश के जितने संसाधन हैं, फोर्सेस हैं, टीचर्स हैं, स्कूल हैं, इन सबको आप झोंकते हैं उसमें। और आप जो कह रहे हैं कि लोक लुभावन वायदे करते हैं, आप फ्रीबीज बांटते रहते हैं और बांट के खजाना खाली करते हैं, मुल्क की जो अर्थव्यवस्था है उसको लगातार कमज़ोर करते चले जाते हैं। और जब हम फ्रीबीज कहते हैं तो हम वेलफेयर स्कीम्स को अलग करते हैं। जो वेलफेयर है, गरीबों का कल्याण है, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि इंश्योर करें। इसलिए सोशल सिक्योरिटी आपको इंश्योर करना है। लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ है कि हम आपको 2000 रुपये दे देंगे, हमको रेडियो दे देंगे, हम आपको टीवी दे देंगे, हम ट्रांजिस्टर दे देंगे, क्या वाहियात बातें हैं। लेकिन जब बार बार चुनाव होंगे तो आप यहीं आकर के चुनाव लड़ेंगे और उसमें देश खोखला होता चला जाएगा। एक कमज़ोर हिंदुस्तान आपको दिखाई पड़ेगा। जो सबल हिंदुस्तान हो सकता था, सशक्त हो सकता था, दुनिया को लीड कर सकता था, एक विश्वगुरु बन सकता है, उस बात की संभावना को बार बार आप चोट पहुँचाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन के विकल्प को ना अपना करके। इसलिए एक बेहतर विकल्प है, देश हित में है। इसका विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सच्चाई, असलियत जाननी चाहिए और जो तर्क और दलील देते हैं उनमें कितनी ताकत है यह भी समझना ज़रूरी है। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।